हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू इलेक्शन इन त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय। एडिटोरियल भी है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है नेशनल पेजेस पे। सो वी विल ओनली सी दी हाईलाइट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वी विल लुक एट दैट and then we will also look at the Supreme Court judgment related to appointment of Chief Election Commissioner and other election commissioners, which is a very important from our exam point of view. तो उसके हम हाइलाइट्स भी देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के लिए। Then we will also look at an editorial related to Russia-Ukraine crisis. This is a very beautiful article which is very important for understanding the India's response to Russia-Ukraine crisis. जैसे कि हम जानते हैं कि at the eve of 1 year of this war, there was the resolution adopted in United Nations General Assembly where India, China, Pakistan, they all abstained. So why India, which is the largest democracy in the world, it has not joined the Western countries in sanctioning Russia or cutting off its ties with Russia? When we look at the editorial, which will give us a deep insight into that. Along with that, we will also see at G20 what happened at G20. G20 के नए डेवलपमेंट्स क्या हैं और इंडिया चाइना ने एलएसी सिचुएशन डिस्कस किया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे. Along with that, we will also look about the Adani Group, that what Supreme Court has recently said about the investigation or probe into the Adani issue. Okay, so let's start with the news. पहला ही न्यूज है that BJP allies win Tripura, Nagaland, Meghalaya throws up hung verdict. ठीक है, तो लेट्स सी. तो यहाँ पे जो इलेक्शन था इसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है. जनरल इलेक्शन का मतलब होता है वो इलेक्शन जो 5 इयर्स के बाद होता है. ओके, तो देयर वर 3 स्टेट्स. ओके, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय. ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा और नागालैंड में ऑब्वियसली जैसे कि यहाँ पे लिखा है बीजेपी और उनके एलाइज को मेजोरिटी मिला हुआ है. ठीक है, एंड मेघालय हैज थ्रोन अप हंग वर्डिक्ट. हंग वर्डिक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हंग वर्डिक्ट का मतलब कि जो मेजोरिटी मार्क होता है, ठीक है, द मेजोरिटी मार्क, ओके, उतना कोई भी पार्टी नहीं पाया है. ठीक है, देयर विल बी अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बट देयर विल नॉट बी एनी वन पार्टी विच हैज पार्टी और अलायंस जिसने मेजोरिटी मार्क को क्लियर किया है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं. तो इफ यू विल जस्ट सी that in Meghalaya, the National People's Party has emerged as the single largest party, that is in Meghalaya. Fine. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि त्रिपुरा में देखेंगे कि यहाँ पे बीजेपी और उनका जो एलआई है इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, दे हैव वन 33 सीट्स. 60 में से 33 सीट्स, विच इज 11 फ्यूअर देन इन 2018 बट 2 मोर देन द मेजोरिटी मार्क. तो यहाँ पे देखेंगे कि 60 सीट्स है त्रिपुरा में, मेजोरिटी मार्क 31 हो जाएगा. फिर तो यहाँ पे बीजेपी और उसके एलाइज इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 33 सीट्स मिले हैं. उसके बाद जो एक पार्टी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, दैट इज कॉल्ड एज त्रिपुरा मोटा पार्टी. सो दे हैव वन 13 ऑफ द 42 सीट्स दे कंटेस्टेड, एंड देन द लेफ्ट अलॉन्ग विद कांग्रेस दे हैव सफर्ड अ सेटबैक. उसके बाद नागालैंड में देखिए, अब देखिए पार्टीज और स्टेट्स ध्यान में रखते जाइएगा. तो यहाँ पे त्रिपुरा में बीजेपी का एलाई कौन है? इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा. ओके, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा मोटा जो है वो कौन से स्टेट में पार्टी है, तो इट इज इन त्रिपुरा. फिर नागालैंड में देखेंगे बीजेपी अलॉन्ग विद इट्स नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, दैट इज एनडीपीपी. ओके, नाउ दे हैव वन इन नागालैंड. ठीक है ना, तो नागालैंड में हम जानते भी हैं कि वहाँ पे कोई ऑपोजिशन भी नहीं है. सो देयर हैज बीन वर्चुअली विद नो ऑपोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन नागालैंड. फाइन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीजेपी 12 सीट्स एंड एनडीपीपी 25 सीट्स. Then Meghalaya did not deviate from the tradition of giving a fracture mandate, bearing its first assembly poll in 1972. तो यहाँ पे एक बार फिर से जो है मेघालय में फ्रैक्चर मैंडेट आया हुआ है. The next news is about a panel of Prime Minister CGI LOP to pick Chief Election Commissioner says court. तो यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पहले जो अपॉइंटमेंट होता था इलेक्शन कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का, तो दे वर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसको ब्रॉड बेस्ड कर दिया है दैट द कमिटी, ओके, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, ओके, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर था. बट अब एक पैनल बनेगा विच विल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन,
in Lok Sabha or the leader of the single largest party in opposition and the Chief Justice of India. ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. अब इसी न्यूज़ को हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेशनल पेज पे. तो द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि जब तक पार्लियामेंट जो है वो लॉ नहीं बनाती फॉर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, तब तक दिस हाई पावर्ड कमिटी, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और सीजेआई होंगे, तब तक दिस कमिटी विल एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे दैट अब ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, तो ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के और इलेक्शन कमिश्नर्स के, इट इज नाउ ऑन पार विद द सीबीआई डायरेक्टर. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सीबीआई डायरेक्टर के भी अपॉइंटमेंट में जो पूरी पैनल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड सीजेआई. फाइन. The next is a separate opinion expressed by Justice Ajay Rastogi. So now he has said कि there is a difference in procedure of removal of chief election commissioners and election commissioners. So जो chief election commissioner है, he can be removed from his post, okay, just like the judge of the Supreme Court. But that same thing is not applicable for election commissioners. So यहाँ पे देखेंगे that तो अजय रस्तोगी कह रहे हैं कि that this procedural safeguard should be also be extended to the election commissioners and not only chief election commissioners. उसके बाद एक देखिए फंड्स एंड ऑटोनॉमी के बारे में बात हो रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दैट इज द कोर्ट हैज सेड दैट देयर इज अ नीड टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट विच ड्रॉज इट्स एक्सपेंसेस डायरेक्टली फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट. इसका मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन का जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी, इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए and that secretariat should draw its expenses directly from consolidated fund of India. The next is from the foreign affairs. India Italy elevate ties, sign MOU on defense cooperation. So again this is a very important news. हम पहले जानते हैं कि जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जियोर्जिया मेलोनी, she was for the first time on visiting India and she was participating in the 8th राइसीना डायलॉग. ये जो राइसीना डायलॉग है, it started in 2016. This is the dialogue which is organized by Observer Research Foundation jointly with Ministry of External Affairs. Okay, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आउटकम्स हैं. So there has been the elevation of bilateral relationship to the level of strategic partnership. तो अब जो इंडिया इटली का जो रिलेशनशिप है, जो bilateral relationship है, it has been elevated to strategic partnership. Okay, and then there has been a conclusion of memorandum of understanding on defense cooperation. तो पहला पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये रहा कि the relationship has been elevated to strategic partnership. Second is MOU and defense cooperation, ठीक है, and then establishment of the third point, establishment of startup bridge between India and Italy. Okay, उसके बाद we have also decided to organize the joint military exercise and training courses on a regular basis. अभी ये announcement हुआ है. Okay, now the fourth and very important thing is that Italy has decided to join the Indo-Pacific Ocean Initiative. Okay, तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस यूके के बाद now Italy is also interested for cooperation in the Indo-Pacific region, and then the two countries have also concluded the next point, fifth point, declaration of intent on migration and mobility. Okay, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है इलेक्शन कमिश्नर से जो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, इसी से ही डिराइव्ड है. तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोला है कि इलेक्शन कमिश्नर्स हैविंग टेन्योर बिलो 6 years इज द ब्रीच ऑफ लॉ, सेज द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इलेक्शन कमिश्नर फॉर अ टेन्योर ऑफ लेस देन 6 years इन अ क्लियर ब्रीच ऑफ लॉ. तो कोर्ट ने ये डिस्कस किया है while discussing the designation of Arun Goyal as an election commissioner. तो यहाँ पर देखेंगे दैट मिस्टर गोयल हैज अ टर्म ऑफ लिटिल ओवर 5 years. मतलब कि उनकी अपॉइंटमेंट इस तरीके से हुई है कि दैट ही इज ओनली गेटिंग 5 years टेन्योर, नॉट 6 years टेन्योर. फाइन. सो यहाँ पे 6 years देने का फिलॉसफी क्या है, दैट any election commissioner or chief election commissioners, they should have reasonably long stint to the appointee to the post of election commissioner or the chief election commissioner that would enable the officer to have enough time to assert his independence.
मतलब किसी भी ऑफिसर को एक इतना टाइम मिलना चाहिए अपने ऑफिस में कि ताकि दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर, ओके, विदाउट फियर एंड फेवर, विद इंडिपेंडेंस। ठीक है। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क यू, दैट नेशनल वोटर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल वोटर्स डे एंड व्हाई? What is the importance of that day? So you can write the answer of this question in my comment box. अब हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, फॉरेन अफेयर्स में ही है, दैट इज अबाउट G20. सो दैट इज डिवीजन बिटवीन द वेस्ट, रशिया, चाइना डिलेड अ जॉइंट स्टेटमेंट एट G20 मीटिंग। तो हम जैसा कि जानते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है G20 का जो चल रहा था, ओके, इट वाज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे जो इंडिया का जो अटेम्प्ट था टू कम अप विद कंसेंसस डॉक्यूमेंट एट G20 फॉरेन मिनिस्ट्रीज, so it could not be done because of the deep divisions between United States-led Western countries and Russia-China combined. Okay, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो in Bali, India was successful and it played a very crucial role in forging a consensus document at foreign ministers meeting, but in this time it was not पॉसिबल, ऐसा इस बार हो नहीं पाया। तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि दैट मिस्टर जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला जिसका नाम है चेयर समरी एंड आउटकम डॉक्यूमेंट इशूड बाय इंडिया। ओके, द नेक्स्ट इज इंडिया चाइना डिस्कस LAC सिचुएशन एज जयशंकर मीट्स काउंटर पार्ट किम। तो जैसा कि हम जानते हैं जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं किम गैंग, ही हैड विजिटेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली रिप्रेजेंटिंग चाइना। तो यहाँ पे इंडिया एंड चाइना हैव डिस्कस्ड द LAC सिचुएशन and he has said that there is an abnormal current state of relation with China and the situation along the line of actual control as okay while holding the talks with his Chinese counterpart. तो यहाँ पे देखिए इंडिया किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। सो इंडिया इज फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LAC। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट लास्ट वीक इफ यू विल सी that the two sides last week there was a very high level talk, that was the 26th meeting of the working mechanism for consultation and coordination on India China border affairs where India was represented by Shilpak Ambule। यहाँ पे अब एक हमारे पास स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है, इट हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय चाइना। सो चाइना हैज पुट फॉरवर्ड द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड इशूड द पोजीशन पेपर ऑन द पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। Got it? तो यहाँ पे ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, दैट इज हु हैज पुट फॉरवर्ड द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। फाइन। So China has forwarded this global security initiative in the wake of rising NATO influence in Indo-Pacific region, which China has said that NATO and Western countries are starting a new Cold War in Indo-Pacific region. The next is Nagaland gets its first women MLAs. तो see this is important. सो यहाँ पे देखेंगे कि देर आर 60 सीट्स इन नागालैंड स्टेट असेंबली एंड 2 वुमेन हु हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम द नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी आर हेकानी जाखलू एंड सौलहोटुनु क्रूसे। ठीक है। तो ये 2 नाम हमारे वन लाइनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। द नेक्स्ट इज SC फॉर्म्स एक्सपर्ट पैनल टू प्रोब एनी रेगुलेटरी फेलियर ऑन अडानी इशू। सो सी द न्यूज़, SC फॉर्म्स एक्सपर्ट पैनल। कौन एक्सपर्ट पैनल परफॉर्म कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। टू प्रूव व्हाट? टू प्रूव रेगुलेटरी फेलियर ऑन अडानी इशू। ठीक है। अब ये अडानी इशू क्या है? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जनवरी 2023 में देयर वाज अ हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो हिंडनबर्ग जो है इट इज अ शॉर्ट सेलिंग कंपनी in based in US. It came out with report alleging that there was manipulation in share prices and account fraud by Adani Group. उसके बाद क्या हुआ कि अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस क्रैश करने लगे और जो इन्वेस्टर्स हैं दे हैव सफर्ड अ लॉस। तो पहले भी अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से पूछा था टू प्रोब दिस इशू, okay, to find it out if there was a violation of various laws such as SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to security market regulation 2003, then SEBI prohibition of insider trading regulation 2015, SEBI foreign portfolio investors regulations 2019, then offshore derivative instruments norms, short selling norms, okay, if any। जो ये SEBI है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अपनी तरफ से कर रही है। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद से एक एक्सपर्ट कमिटी बैठाया है हेडेड बाय जस्टिस अभय मनोहर सापरे हु इज द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट इफ देयर वाज एनी रेगुलेटरी फेलियर
which has led to loss of crores of rupees of investors. कि ऐसा तो नहीं कि कहीं रेगुलेशंस में कुछ कमी थी, रेगुलेटरी लूप होल्स था, या कोई ऐसा था कि वो रूल्स नहीं बने थे और उसका फायदा उठाया गया कंपनी के थ्रू. सो नाउ दिस कमिटी इज गोइंग टू चेक ऑल दोस थिंग्स. इस कमिटी में जो बाकी जो मेंबर्स हैं, इट इंक्लूड्स चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपी भट्ट, रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट जज जस्टिस जेपी देवधर, फॉर्मर चीफ ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक कंट्रीज केवी कामत, and then Nandan Nilekani, and security expert and lawyer Somashekar Sundarsan. Then this committee is going to submit its report to Supreme Court in a sealed cover within 2 months. The next is appointments. IPS officer Rashmi Shukla appointed Director General of सशस्त्र सीमा बल. सशस्त्र सीमा बल जो है भाइयों, वो एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, and it guards the borders of India with 2 countries, that is Bhutan and Nepal. तो हमें यहाँ पे इनके कंट्रोवर्सी में जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना देखना है दैट रश्मि शुक्ला, हु इज़ इन 1988 बैच IPS ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र cadre, नाउ शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, एंड शी वाज अर्लियर heading the state intelligence department in Maharashtra police. The next is CPR, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च. तो हमने कल भी ये न्यूज़ पढ़ा था, एक बार फिर से हम इस न्यूज़ को कर लेते हैं. That the Union Ministry of Home Affairs has suspended the FCRA registration of Center for Policy Research. Okay. Now we have some one-liners. Australian military in India on exchange program. So as many as 15 officers from Australian Defence Forces are visiting India from 1st March under the India-Australia Young Defence Officers Exchange Program that was announced in 2022. The next is Australia and India sign agreement on education. So India and Australia, they have signed an agreement for mutual recognition of qualifications that will ease mobility of students and professionals between the two countries. So ये जो है framework, इसको क्या कहते हैं, framework mechanism for mutual recognition of qualifications. Fine. तो हमने कल भी एक न्यूज़ पढ़ा था कि 2 Australian universities, okay, 2 Australian universities, they are opening their foreign campuses in Gift City in Gujarat. In Gift City in Gujarat. Okay, and now there will be the signing of framework for mutual recognition of qualifications. अब यहाँ पे again one liner. Happy science cult leader Ryuho Okawa, now he has died at the age of 66. He claimed that he has the ability to communicate with spirits. The next is SpaceX launches US, Russia, UAE astronauts to space station. तो यहाँ पे जो SpaceX कंपनी है, ये belongs to Elon Musk. They have launched 4 astronauts to International Space Station for NASA on Thursday, and it includes the first person from the Arab world going up for an extended month-long stay. The next is GDP growth may beat 7% this financial year. So he's talking about the financial year of 2023-24. The Chief Economic Advisor of India, V. Anantha Nageshwaran, he is saying that the GDP growth for the current fiscal will exceed the 7% because of expected revision of high frequency data. Now see, Global Water Intelligence, it has rated Vartech Wabag Limited, which is Chennai based water technology firm, among the top 3 water companies globally. Okay, now it has been given so because it ensures safe and clean drinking water and sanitation to more than 88.8 million people across the globe. Then there is Wabag's innovative and environment friendly solution which are compliant with Environment, Social Governance, Sustainability Index. Now coming here, now so World Wildlife Day, it is celebrated on March 3. Okay, अगर आप देखेंगे 2nd February, so this 2nd February celebrated as World Wetlands Day. World Wetlands Day, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है. एंड देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑन March 3rd. नाउ कमिंग टू श्रीलंका, द आफ्टरमाथ ऑफ श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्रैश. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका जिस्ट देख लेते हैं. तो सी, श्रीलंका में जो है, ठीक है, देयर आर सर्टेन क्राइसिस. फर्स्ट इज इकोनॉमिक क्राइसिस, देन वी हैव फूड क्राइसिस, and then we have political crisis. ये तीनों साथ साथ चल रहे हैं. ठीक है, तो पहले इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, फिर फूड क्राइसिस हुआ, फिर अब पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ. अब ये इकोनॉमिक क्राइसिस के रीजंस क्या हैं? ठीक है, तो दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट.
ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो श्रीलंका हैज डिक्लेयर्ड डिफॉल्ट ऑन $51 बिलियन डेप्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो $51 बिलियन जो है एक्सटर्नल डेप्ट जो है, तो श्रीलंका डिक्लेयर्ड प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट ऑन $51 बिलियन। फर्स्ट थिंग इज दैट। आफ्टर दैट IMF has agreed to extend $2.9 million extended fund facility for the period of 4 years। मतलब इसके लिए एक कंडीशन है, वो एक कंडीशन क्या है कि जो मेजर क्रेडिटर्स हैं श्रीलंका के, उनको IMF को एश्योरेंस देना पड़ेगा बिफोर श्रीलंका कैन एक्सेस दिस फंड। फाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो इंडिया ने एश्योरेंस दे दिया है, जापान विच इज द पार्ट ऑफ पेरिस ग्रुप उसने भी दे दिया है, ओनली एश्योरेंस फ्रॉम चाइना इज रिमेनिंग। फाइन। उसके बाद if Sri Lanka is able to access the $2.9 billion fund, so it is going to increase the credit worthiness of Sri Lanka in the eye of global lenders like World Bank, Asian Development Bank, bilateral partners और private creditors। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि IMF के कुछ कंडीशंस हैं, एक कंडीशंस उसमें से क्या है, दैट इज टैकलिंग करप्शन। ठीक है। So many experts including IMF they believe that it was corruption coupled with populist welfare programs which led to unsustainable debt in Sri Lanka, which is also a part of Sri Lanka's current economic crisis। Okay, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि because of the prolonged economic crisis now people are protesting because of shortage of food। Okay, many health experts believe that it can lead to hunger crisis in Sri Lanka। World Food Program पहले से ही कह रहा है कि that 33% of Sri Lankan households are food insecure। Okay, then 50% जो है inflation है, then half of the families in Sri Lanka are forced to reduce the amount they feed their children। Okay, so these are some of the other problems associated with the economic crisis of Sri Lanka। So because of this the country is now witnessing a new wave of protest mainly by workers and professionals। Okay, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जीनी कोएफिशिएंट विच इज द मार्क ऑफ इनइक्वालिटी, तो जीनी कोएफिशिएंट is 0.46 which reflects widening inequality in Sri Lanka। Right. Now next is the editorial positing India's stand on Ukraine war। ठीक है। तो जैसे कि आप हम जानते हैं कि on February 23rd 2023 on the eve of first anniversary of Russia's invasion of Ukraine, the United Nations General Assembly adopted a resolution calling for ending the war। ये रेजोल्यूशन जो है देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आया हुआ है। इस रेजोल्यूशन को फेवर कितने लोगों ने किया, 141 मेंबर्स। अपोज कितने लोगों ने किया, 7, while 32 स्टेट्स एब्सटेंड। इस एब्सटेंशन में कौन कौन था, इंडिया था, चाइना था और पाकिस्तान था। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड व्हाई इंडिया हैज नॉट जॉइंड द वेस्टर्न सैंक्शंस। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑथर है दे आर टॉकिंग अबाउट two things, that whether it is the war for democracy, मतलब परसेप्शन की बात है। देखो यहाँ पे इसको कैसे देखा जाए, that is it a war for democracy or it is a something which is the European problem which is more about post Cold War security architecture in Europe। तो जैसे कि US है, तो they are supporting Ukraine, they are saying that an authoritarian country has attacked on democratic country and we must support the democratic country Ukraine। But many countries including Israel, Turkey, Brazil, India, China, they view it as an European problem between two former Soviet countries which is related to post Cold War security architecture in Europe। So that's why not only India, many prominent democracies of the world, they have not joined the Western sanctions against Russia because of the perception that they do not perceive this war as war on democracy but something which is related to post Cold War security architecture in Europe। ठीक है। The second issue is morality versus national interest। morality versus national interest। तो यहाँ पे ये है कि that अगर morality एक जगह पे हो और national interest एक जगह पे हो तो किसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, pragmatism किस में है, तो that is we all know that it is national interest। Okay, but that doesn't mean that we should give up on morality। Okay, but यहाँ पे अगर आप देखेंगे that जो रशिया का जो एनेक्सेशन है यूक्रेनियन टेरिटरी का, इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। ओके, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट हाउ इंडिया कैन इग्नोर दिस फैक्ट एंड मूव ऑन। फाइन।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंडिया हैज़ रिपीटेडली स्टेटेड इन यूनाइटेड नेशन दैट इज सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज शुड बी रिस्पेक्टेड। ओके, बट यहाँ पे वही चीज़ है कि डिलेमा जो मैंने आपको भी बताया कि अगर मोरालिटी भी सामने हो और नेशनल इंटरेस्ट भी सामने हो इंटरनेशनल रिलेशन में, तो विच पाथ द कंट्री शुड टेक। तो यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि यूएस और यूरोप का। ठीक है, वो लोग क्या कह रहे हैं कि यूएस और यूरोप के केस में क्या है कि सपोर्टिंग यूक्रेन, ठीक है ना, is the convergence of their moral position and foreign policy objectives because supporting Ukraine will weaken the Russia। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर हम मोरालिटी और नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो पास्ट में जो बाकी कंट्रीज हैं उनके रिकॉर्ड्स कुछ अच्छे नहीं हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे 2003 में यूएस लॉन्च्ड इट्स इलीगल इन्वेजन ऑफ इराक वायलेटिंग द कंट्रीज सॉवरेनिटी। उसके बाद 2011 में नाटो टर्न द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश अ no-fly zone in Libya into a full-scale invasion, and then US has illegally placed its troops in Syria. Or take the case of Israel, which has illegally annexed East Jerusalem and Syria's Golan Heights and keeps building illegal Jewish settlements in West Bank. Okay, but US has recognized Israel's annexation of Golan and moved its embassy to Jerusalem. Then another case of Turkey, okay, which is a NATO member. It has illegally seized Syrian territory but faces no international ire। अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर। अब इंडिया का देखिए क्या क्या है। इंडिया के ऊपर भी एक बार प्रेशर आया था 2003 में व्हेन इट वाज प्रेशराइज्ड फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश टू सेंड पीस कीपिंग ट्रूप्स टू अमेरिकन ऑक्यूपाइड इराक, बट एट दैट पॉइंट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी सिंपली सेड नो। अब हम आते हैं न्यू दिल्ली और रशिया के बीच में। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल है। पहला एंगल क्या है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। पहला एंगल है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया जैसी कंट्री जो 80% ऑफ इट्स फ्यूल नीड्स इंपोर्ट करती है, ठीक है ना, सो इट कैन नॉट से नो टू दी रशियन ऑयल्स। पहला तो ये है। सेकेंड इज चाइना, फाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सिंस वेस्टर्न सैंक्शन रशिया इज गोइंग क्लोजर टू चाइना, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया कैन नॉट sever all its relationship with Russia, especially the defense relationship with Russia, so that Russia moves closer to China। क्योंकि इससे क्या है कि जो इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो तालिबान के आने की वजह से थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है, वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। और खास करके इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में वो भी थोड़ा कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मेजर प्लेयर हैं वो चाइना और रशिया हैं। फाइन। So the first is energy. Discounted fuel coming in from Russia is relief for India, which is the world's 5th largest economy and meets 80% of its fuel needs through imports। उसके बाद आप देखेंगे the next is defense। Russia has fulfilled over 46% of India's defense needs in the last 5 years। Then third, at the time when Russia is deepening its tie with China, which is India's main competitor, India should ask itself whether it should retain its leverage over Russia through existing ties or lose it completely by joining the Western coalition। Fine. The next is continental security concerns। So India has to work with Russia and China in the Eurasian landmass where US is practically absent and it has withdrawn from Afghanistan। Fine. So these are the important tenets of this article। This is very important article to understand India's position in Russia-Ukraine crisis, understanding it in a pragmatic way, not in an emotional way। Okay. So that's all for today। So we will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis। Till then, have a nice time। Take care। Thank you।